हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीसीसी क्लासेस। चलिए डियर, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, अर्थात फोटोसिंथेसिस के बारे में। बायोलॉजी में बड़ा ही अच्छा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है आपके बिहार बोर्ड 10th क्लास से, जो तो 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, और साथ में क्या है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए या दूसरे बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसीलिए इसको जानना बेहद अच्छा ढंग से, करीब ढंग से बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग अच्छा ढंग से इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण को जानते हैं। ठीक है, क्या है प्रकाश संश्लेषण, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ। आइए देखिए, प्रकाश संश्लेषण, यहाँ आप देख रहे होंगे एक पौधा बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये पौधा है, आप देख रहे हैं, ये पौधा है, ये पौधा की जड़ है, ये मिट्टी है, और ये क्या है, पत्ती आप देख रहे हैं, है ना, ये क्या है, पत्तियां हैं, लिप्स हैं। तो अब इसमें आइए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या, पहले तो हम लोग इसको जान लें। प्रकाश संश्लेषण अर्थात कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि हरे पेड़ पौधे अपना पोषण जिस विधि द्वारा करते हैं उससे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ज़रा गौर समझिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, अपना पोषण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन संश्लेषित करते हैं अर्थात पोषण करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। एकदम आराम से पूरा वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है ना। सारी बातें सारी समस्या आपकी जो है, आपके मन में जो भी किंतु परंतु है, सब दूर हो जाएगा। देखिए क्या सब होता है इसमें। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले होता कहाँ, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है। अब पत्तियों में कहाँ होती है, देखिए पत्ती तो बड़ा होता है ना, बड़ा छोटा भी होता है। पत्ती में क्या होता है कि पत्ती के ढेर सारे भाग हैं, उसमें एक भाग होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो हरित लवक कहा जाता है। ठीक है, और वो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि एक वर्णक होता है, ठीक है, एक एलिमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, हरा रंग का होता है, उसे पर्णहरित कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में बोले तो क्लोरोफिल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो पत्ती में क्या सब होता है, पत्ती के अंदर में क्लोरोप्लास्ट है ना, और इसके बाद उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट बोले तो क्या हो गया, हरित लवक, और क्लोरोफिल बोले तो पर्णहरित। नाम से स्पष्ट है, पर्ण मतलब पत्ता, हरित मतलब हरा पत्ता, इसी के कारण पत्ता हरा होता है, इसलिए से पर्णहरित कहा जाता है, क्लोरोफिल का है। अब यह क्लोरोफिल क्या करता है कि क्लोरोफिल में क्या होता है कि 4 चीज़ें जमा होती है। ध्यान रखिएगा, कौन सा, 4 चीज़ों में एक हो गया आपका जल, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा में हो गया सूर्य का प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल तो खुद ही है। ये 4 जब इकट्ठा होता है ना, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। कहाँ होती है, पत्ती में होती है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसीलिए पत्ती को क्या कहा जाता है, पत्ती को प्रकाश संश्लेषण पत्ती में पूर्ण होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्ती को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, क्या देखा हमने, यहाँ क्या होता है, पर्णहरित होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। अब वो क्लोरोफिल के पास पानी कहाँ से आता है, ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी से, ये इनकी जो जड़ है ना, ये जड़ क्या होता है कि मिट्टी से पानी को ऊपर की ओर खींचता है। अब इसके अंदर में ढेर सारी पतली पाइप होती हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ी तो आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। ये जाइलम है, जाइलम के माध्यम से पानी ऊपर उठता है। पानी केवल पानी नहीं उठता है, पानी के साथ में और जो भी केमिकल्स हैं खेत मतलब जड़ में, उसका मिट्टी में, वो भी घुल करके उसको भी अवशोषित कर लेता है। कहने का अर्थ कि पानी के साथ में खनिज लवण भी क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या होता है, पतली नलिका होती है, उसके द्वारा ऊपर उठता है। ठीक है, पानी के साथ में और कौन जाता है, खनिज लवण, जो कि किसान देखते होंगे आप लोग, किसान क्या करता है, अलग से खेत में उर्वरक डालता है ना, फर्टिलाइजर्स, तो वो सभी क्या होता है कि पानी में घुल जाता है, और घुलने के बाद उसे पौधा जड़ के माध्यम से अवशोषित करता है, और अवशोषित करके वो जाइलम के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, यहाँ पत्ती में पहुँचता है।
पत्ती में पहुंचने के बाद कहाँ पत्ती में, क्लोरोफिल में, ढेर सारे क्लोरोफिल्स होते हैं पूरे पत्ती में, हर एक क्लोरोफिल में पहुंच गया, पानी पहुंच गया ना। अब सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल में सूर्य है, सनलाइट इनको मिल जाता है ना। ये देखिए इन्हें क्या होता है, सनलाइट, यहाँ से क्या हो गया, सनलाइट मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में पानी जमा हुआ, और वायुमंडल में आप लोग जानते हैं ढेर सारी गैसें हैं, उसमें एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल से किसको ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। ध्यान रहे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, तो वायुमंडल से। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से प्राप्त करता है, और पानी कहाँ से प्राप्त करता है, तो मिट्टी से प्राप्त करता है। ये तीन चीज़ें अलग से हुआ, एक क्लोरोफिल खुद है। तो कितने कारक हुए, 4। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ों की। कौन सा, क्लोरोफिल सबसे पहले होना चाहिए, और क्या, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए। अब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेगा, तो पत्ती में छोटा छोटा छेद होता है जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, और हिंदी में बोले तो रंध्र बोला जाता है। वो रंध्र के माध्यम से क्या होता है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में ले लिया, ठीक है। पानी भी चला गया, सूर्य का प्रकाश तो उपस्थित है ही है। अब क्या होता है, क्लोरोफिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल आपस में क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, जल का होता है अनुसूत्र CO2 प्लस H2O, ठीक है। आपस में मिलने किसके उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा क्या सब चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और क्या होना चाहिए, पर्णहरित। 2 चीज़ तो आपका यही हो गया, ध्यान रखिएगा क्या सब हो गया, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, और इधर क्या है, CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके बाद आपको क्या चाहिए, सो देखिए अब ये इन चारों की उपस्थिति में क्या होता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद ग्लूकोज बनाता है ना। ग्लूकोज का अनुसूत्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए, C6H12O6। तो ग्लूकोज बनाता है C6, गौर से देखिए C6H12 और O6। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन भी मुक्त करता है और जलवाष्प भी बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन भी मुक्त करता है, तो प्लस O2, प्लस क्या होता है, O2 प्लस, और क्या होता है, जलवाष्प भी बनता है। तो जलवाष्प यानी कि जल अर्थात H2O, ठीक है। अब समीकरण को बैलेंस करना होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, इसी चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, आप लोगों को बताया जाएगा समीकरण को बैलेंस करने के, संतुलित करने के लिए। फिलहाल हम संतुलित कर देते हैं, और कैसे क्या होता है इसके बारे में आगे आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए बैलेंस करते हैं, यहाँ 6 से गुना कर देते हैं, और यहाँ जो है 12 से हम गुना कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ हम फिर O को 6 से गुना कर देते हैं, और फिर H2O को भी 6 से गुना कर देते हैं। बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंस होने का अर्थ है कि दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित, ये 4 चीज़ें मिलकर के क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है और जलवाष्प भी बनता है। तो ये ऑक्सीजन और जलवाष्प जो है फिर वो स्टोमाटा, जो हम आप लोगों को बताया स्टोमाटा के बारे में, रंध्र के बारे में, उससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और ये जलवाष्प भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देखा हम लोगों ने, ग्लूकोज तैयार हुआ, कहाँ तैयार हुआ, पत्ती में, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है कि पत्ती में प्रत्येक क्लोरोफिल से जुड़ा होता है फ्लोएम। अभी आप लोगों को जाइलम के बारे में बताया ना, पानी ऊपर ले जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में वेन है ना, नसें हैं ना, उलझी जाल की तरह फैला हुआ, उसी प्रकार से क्या हुआ है कि इसमें होता है फ्लोएम भी क्या होता है, पूरे पेड़ में फैला हुआ होता है जाल की तरह। अब वो फ्लोएम के माध्यम से ये ग्लूकोज जो बना, ये ग्लूकोज क्या होता है, उस फ्लोएम के माध्यम से पूरे पेड़ के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग को पहुंचा दी जाती है, और इस प्रकार से पेड़ के प्रत्येक कोशिका में पोषण, जो पोषक तत्व है वो पहुंचता है, और इस प्रकार से उनका
पोषण होता है। तो ये जितना भी आपने प्रोसेस देखा, ये जितना भी आपने प्रक्रिया देखा, ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बार फिर से मैं कर दूँ आप लोगों को। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में। हरे पेड़ पौधे के किस अंग में? तो पत्ती में। पत्ती में कौन कौन कारक होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल होता है, जिसे हम लोग पर्णहरित कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पर्णहरित। और पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब मिल करके अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है और जलवाष्प भी कुछ मात्रा में निकलता है। और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, तो यही ऑक्सीजन देता है। तो दिन भर पौधा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है और हमें क्या करता है? ऑक्सीजन, जो कि प्राण देता है हम लोगों को। पूरे सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का जो श्वसन प्रक्रिया होता है वो ऑक्सीजन से ही पूर्ण होता है, अर्थात ऑक्सीजन से ही प्राण बचा हुआ रहता है। इस प्रकार से प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन ये अपना खाना बनाती है, तो प्राण देने वाली प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन हमें देती है पौधा दिन भर, और इस प्रकार से अपना पोषण करता है, और यही प्रोसेस कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो मुझे आशा है कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण को समझ गए होंगे, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। और अगर छोटे शब्दों में लिखें तो सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा कि प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन को संश्लेषित करता है। भोजन को संश्लेषित करता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या सब? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, जल, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद उसमें बनता क्या है? तो जल, ग्लूकोज बनता है। उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। और जल कहाँ से लेता है? तो मिट्टी से लेता है। हवा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो वायुमंडल से लेता है। तो इस प्रकार से ये सारा प्रोसेस, सारा सिस्टम पूरा होता है प्रकाश संश्लेषण का। यही है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और स्टोमाटा के बारे में हमने बताया कि वो छोड़ता कहाँ से है ऑक्सीजन गैस? उसमें एक छेद होता है, एक ही नहीं, पत्नी में ढेर सारा छेद और छोटा छोटा छेद होता है, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलें तो उसे हम रंध्र कहते हैं, संरंध्र भी कहते हैं, संरंध्र या रंध्र कहते हैं। वो रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है और क्या होता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण में पूरी होती है। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है एक एक करके, कि आखिर क्लोरोफिल आप लोगों को क्या बताएगा इससे पहले कि साइंस जो कहता है वो करके दिखाता है। इसमें भी यदि कहता है कि इसमें 4 चीज़ें चाहिए तो चाहिए, अगर एक भी कम रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में क्या कि ये 4 चीज़ों को प्रूफ करना है कि एक भी अगर कोई नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण पूरी नहीं की जा सकती। अर्थात कि जो भी हमने पढ़ा इसको प्रूफ करेंगे प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए विज्ञान जो कहता है, साइंस जो कहता है उसे करके दिखाता है। तो ठीक है, आगे हम लोग करके देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए और वीडियो पर बने रहिए। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक का बटन दबाएं, लाइक करें, और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।